ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य महामुनि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके द्वितीय आह्निक का उकालो ह्रस्वदीर्घ पुलुतः, इस सूत्र में ह्रस्वदीर्घ पुलुत इस अंग से पूर्व उकालो अच इत्येवं रूप ही पृथक योग रहे, से एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अर्थात ह्रस्वदीर्घ पुलुत अचों को ही अच को उद्देश्य अथवा निमित्त मानकर विधान किए कार्य हो सके। यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग्वत्तावदेव योगो अस्तु अचकार्यानि यथा स्युः तत्काले स्वक्षुकार्यानि। अब यहाँ है जो एक मात्रिक वर्ण की असंज्ञा होने से कुक्कुट में क संयोग रूप एक अक्षर की एक मात्रिक होने असंज्ञा होने लगेगी, अतः पूर्वोक्त परिहार ही ठीक रहा। उकालो अच वार्तिक से कहे हुए अर्थ को दूसरा वार्तिककार अर्थात ऋषि यूँ कहता है, ककार दो हैं, दो वर्णों से एक जाति की अभिव्यक्ति नहीं होती, यह भी परिहार हो सकता है। तो भी मैं पूर्व में कहा हुआ मात्रा कालो अत्र गम्यते न च मात्रिकं व्यंजनम अस्ति, यह परिहार अभिमत है। अब ह्रस्वादीनां वचनात् प्राग्वत्तावदेव योगो अस्तु अचकार्यानि यथा स्युः तत्काले स्वक्षुकार्यानि। अब वार्तिककार कहते हैं कि उकालो ह्रस्वदीर्घ पुलुतः, इस सूत्र में ह्रस्वदीर्घ पुलुतः इस अंश से पूर्व उकालो अच इत्येवं रूप ही पृथक योग रहे, जिससे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक अचों को ही अच को उद्देश्य अथवा निमित्त मानकर विधान किए कार्य हो सके। अब भाष्यकार कहते हैं, अथ किमर्थम अंतः स्थानम अनुसूपदेशः क्रियते इह सयं यन्ताः सवं वत्सरः यलं लोकं तलं लोकम इति परसवर्णस्य सिद्धत्वात् अनुस्वारस्य दुर्वचनं तत्र परस्य परसवर्णे कृते तस्य य-ग्रहणेन ग्रहणात् पूर्वस्यापि परसवर्णो यथा स्यात् नैतदस्ति प्रयोजनं वक्ष्यत्येतत् दुर्वचने परसवर्णत्वं सिद्धं वक्तव्यमिति यावता सिद्धत्वम् उच्यते परसवर्ण एव तावत् भवति। परसवर्णे तर्हि कृते तस्य
यर्ग्रहणेन ग्रहणात् दुर्वचनं यथा स्यात् मा भूत् दुर्वचनम् ननु च भेदो भवति सति दुर्वचने त्रियकारकम् असति दुर्वचने द्वियकारकम् नास्ति भेदः सत्यपि दुर्वचने द्वियकारकमेव कथं हलो यमां यमिलोपः इत्येवं मेकस्य लोपेन भवितव्यम् एवमपि भेदः सति दुर्वचने कदाचित् द्वियकारकं कदाचित् त्रियकारकम् असति त्रियकारकमेव स एष कथं भेदो न स्यात् यदि नित्यो लोपः स्यात् विभाषा च सलोपः यथा भेदस्तथास्तु। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं, विचार करते हैं कि अंतस्थ वर्ण जो का अण प्रत्याहार में पाठ करने का क्या प्रयोजन है। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि अंतस्थ वर्ण जो है उसका अण प्रत्याहार के अंतर्गत पाठ पढ़ने का क्या प्रयोजन है। यहाँ संयंता संवत्सरः यंगलोकम तंगलोकम इस अवस्था में बापदान्तस्य इस सूत्र से यह परे होने पर अनुस्वार को परसवर्ण भी प्राप्त होता है और अनचि च से द्वितीय भी। द्विर्वचन शास्त्र अनचि च इस सूत्र की दृष्टि में परसवर्ण शास्त्र का वापदान्तस्य सूत्र के असिद्ध होने से अनुस्वार को द्वित्व ही होगा। तब यंता इस अवस्था में परले अनुस्वार को परसवर्ण यंग करने पर ग्रहणक शास्त्र अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय के लगने पर अणत्वेन गृहीत होने पर सानुनासिक यकार के यह प्रत्याहारांतः पाती हो जाने से पूर्व अनुस्वार को भी परसवर्ण हो जाए, यह प्रयोजन है, जिससे स यंग यंग यंता रूप सिद्ध हो जाए। यह कोई प्रयोजन नहीं। भाष्यकार कहते हैं कि यह कोई प्रयोजन नहीं। आगे कहेंगे कि दुर्वचन की कर्तव्यता में परसवर्ण को सिद्ध करना चाहिए। अब चूंकि परसवर्ण सिद्ध है, अतः पर होने से पहले परसवर्ण ही होगा। अच्छा, तो अब भी अण में पाठ का प्रयोजन बना रहा, कारण कि अनुस्वार को परसवर्ण यंग होने पर और ग्रहणक शास्त्र के बल पर इसे यर मानकर अनचि च से द्वित्व हो जाएगा। मत हो द्वित्व अर्थात द्वित्व का कुछ प्रयोजन नहीं, अतः अण में पाठ की सार्थकता नहीं। अजी द्वितीय सप्रयोजन है। अरे अगर द्वितीय स्वप्रयोजन है तो इसमें शब्द रूप में भेद होता है, शब्द रूप में भेद होता है। अब द्वितीय तो शब्द सौ यंग यंग यंता तीन यकारों वाला होता है। द्वितीय न हो तो द्वि यकार वाला नहीं, कुछ भेद नहीं। द्वितीय होने पर भी द्वि यकार वाला ही रूप होता है। कैसे? हलो यमांग यमिलोपः। इस सूत्र से एक यकार का लोप हो जाएगा तो भी भेद रहेगा। द्वित्व होने पर कभी पाक्षिक लोप होने पर द्वि यकार वाला, कभी लोपाभाव पक्ष में तीन यकार वाला। जब द्वित्व हुआ ही नहीं तो द्वि यकार वाला एक ही रूप होता है, यह भेद कैसे न हो। तभी जब हलो यमांग यम लोपः इस सूत्र से यह लोप नित्य हो, पर यह लोप विभाषा होता है। जिस प्रकार द्वितीय शास्त्र की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति में एक समान रूप रहे, वैसे ही हो।
अब वार्तिककार कहते हैं कि अनुवर्तते विभाषा सरोच यद वारयत्ययम द्वित्वम, अर्थात हलो यमाम यमिलोपह में झयो होन्यतरस्याम, इस विभाषा सूत्र की अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आती है, क्योंकि आचार्य सूत्रकार सरोच सूत्र से द्वित्व का प्रतिषेध अर्थात निषेध करते हैं। यह ज्ञापक कैसे हुआ? जदयम सरोच दुर्वचन प्रतिषेधं शास्त्र ज्ञापयत्याचार्यो अनुवर्तते विभाषयति कथं कृत्वा ज्ञापकम। फिर वार्तिककार कहते हैं नित्ये ही तस्य लोपे प्रतिषेधार्थो न कश्चित् स्यात्। उस हलो यमाम यमिलोपः लोप के नित्य होने पर सरोच सूत्र से द्वित्व प्रतिषेध करना व्यर्थ है। तो वार्तिककार भाष्यकार कहते हैं यदि नित्यो लोप स्यात् प्रतिषेध वचनम अनर्थकं स्यात् स्तोत्र दुर्वचनम झरो झरि सवर्णे इति लोपो भविष्यति पश्यति त्वाचार्यः विभाषा स्वलोप इति ततो दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति नैतदस्ति ज्ञापकम नित्येपि तस्य लोपे स्वप्रतिषेधो अवश्यम वक्तव्यः यदेतत् अचोड़हाभ्याम इति दुर्वचनम लोपापवादः सविज्ञायते कथम जड़ इत्युच्यते एतावन्तश्च जड़ः यदुत झरो वा यमो वा। यदि चात्र लोप स्यात् दुर्वचनम अनर्थकं स्यात् किं तर्हि तयोर्योगयोरुदाहरणं यद् कृते दुर्वचनं त्रिव्यञ्जनः संयोगः प्रत्यम् अवत्तम आदित्यः इहेतानीं सामर्थ्यात् लोपो न भवति एवं यहापि लोपो न स्यात् कर्षति वर्षतीति तस्मान् नित्येति लोपो अवश्यं स्वप्रतिषेधो वक्तव्यः तदेतत्यन्तं संदिग्धं वर्तते आचार्याणां विभाषा अनुवर्तन्ते न वेति। अब ये जो कहा है जो हलो जमाम यमिलोपः, इस सूत्र में लोप के नित्य होने पर सरोज से द्वित्व प्रतिषेध करना व्यर्थ है। इस वार्तिककार के कथन पर भाष्यकार कहते हैं कि यदि लोप नित्य हो तो प्रतिषेध वचन सरोज व्यर्थ हो जाएगा, सरोज या सूत्र से व्यर्थ हो जाएगा। निषेध वचन न हो द्वित्व हो तो भी झरो झरि सवर्णे, इस सूत्र से द्वित्व से निष्पन्न एक यकार का नित्य लोप हो जाएगा। पर आचार्य जानते हैं कि वह झरो झरि सवर्णे से विहित लोप वैकल्पिक है, अतएव द्वित्व का प्रतिषेध करते हैं, यह कोई ज्ञापक नहीं। झरो झरि सवर्णे के लोप के नित्य होने पर भी वह प्रतिषेध अर्थात सरोज अवश्य करना चाहिए। वह जो अचोड़हाभ्याम द्वे सूत्र से द्वित्व शास्त्र है, द्वित्व प्राप्त है, वह लोप का अपवाद है। ये जो द्वित्व शास्त्र है, द्वित्व करने का विधान किया गया है अचोड़हाभ्याम द्वे सूत्र से, यह लोप का अपवाद है। कैसे? द्वित्व यर को कहा है, इतने ही तो यर हैं यम और झड़ प्रत्याहार। यहाँ यदि यहाँ द्वित्व होने पर लोप हो तब द्वित्व विधान अनर्थक हो जाएगा। तो इन झरो झरि सवर्णे हलो यमाम यम लोपः, इन सूत्रों का इनका क्या उदाहरण है? जहाँ द्वित्व किए बिना तीन व्यंजनों का समुदाय है, जैसे प्रतम, प्रदातम, प्रदत्त जोड़ तम, प्रतम, प्रदातम बराबर प्रदत्त जोड़ तम, अवत्तम, अवदातम, आदित्य, आदित्य जोड़ य।
कर्ता हर्ता में अचोरहाभ्याम द्वे द्वितीय विधान व्यर्थ मत हो, इसीलिए झरोझरी सवरने से लोप नहीं होता। जैसे द्वितीय सामर्थ्य से लोप नहीं होता, इसी प्रकार करसति बरसति में भी लोप नहीं होगा। इसीलिए लोप के नित्य होने पर भी सरोज यह प्रतिषेध कहना पड़ेगा। सो यह अत्यंत संदिग्ध है कि आचार्यों के मत में हलो यमम यमिलोपः झरोझरि सवर्णे में झयो हो अन्य तरस्याम से विभाषा अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आती है अथवा नहीं। इस प्रकार से एवं अयोच सूत्र की हैवरट सूत्र की व्याख्या खत्म समाप्त हुई। अब लर्ण सूत्र चतुर्दश सूत्र माहेश्वर चतुर्दश सूत्र के अंतर्गत जो छठा लर्ण है उसकी व्याख्या प्रारंभ करने जा रहा हूँ। लर्ण अयं नकारो द्विरनुवध्यते पूर्वस्यैव परश्च तस्मान् ग्रहणेषु च संदेहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण वेति कथमंस्थित तावद् अनग्रहणे संदेहः दृढोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः इति। अब यहाँ लर्ण सूत्र में णकार दो बार अनुबंध रूप से आया है, पहले और पीछे। सूत्रों में जहाँ जहाँ अण ग्रहण किया है अथवा इन ग्रहण किया है वहाँ पूर्व नकार अयोण इस सूत्र के नकार से प्रत्याहार समझना चाहिए, अथवा परले नकार लन सूत्र के नकार से कौन से अण ग्रहण में संदेह है, असंदिग्धम कहता है। कौन से अण ग्रहण में संदेह है, ध्रुपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः इस सूत्र के अण के विषय में। असंदिग्धम कहता है निस्संदेह। असंदिग्धम पूर्वेन न परेन कुत एतत्। निस्संदेह यहाँ अण पूर्व नकार से लिया जाता है, पर से नहीं। यह क्यों प्रश्न उठता है, तो पराभावात पर अण के न होने से। नहीं दृढ़ोपे परे अणस्सन्ति ननु चायम अस्ति आत्रीढ़ आबृढ़ेति एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेन न परेन यदि हि परेन स्याद् अनग्रहणम् अनर्थकं स्यात् दृढ़ोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः इत्येव ब्रूयात् अथवा तदपि न ब्रूयात् अतो हि एतद् भवति ह्रस्वो दीर्घः प्लुतो इति। अस्मिन् तर्हि अणग्रहणे संदेहः केणः इति असंदिग्धम पूर्वेन न परेन कुत एतत् पराभावात् नहि परे अणस्सन्ति नहि के परे अणस्सन्ति ननु चायम अस्ति गोका नौकेति एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेन यदि हि परेण स्याद् अनग्रहणम् अनर्थकं स्यात् के अचः इत्येव ब्रूयात् अथवा तदपि न ब्रूयात् अचो हि एतद् भवति ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति। अब यहाँ वार्तिकार कहते हैं कि पराभावात पर अण के न होने से। उस पर भाष्यकार कहते हैं कि ढ्लोपे होने पर परले अन अर्थात री से लेकर ल तक होते ही नहीं। देखिए ढलोप होने पर आत्रीढ़ आबृढ़ में री रूप पर अण मिलता है। अच्छा, तो अण ग्रहण सामर्थ्य से हम जानते हैं कि यहाँ पूर्व अणों में अण ग्रहण होता है, पर से नहीं। यदि परले हो तो अण ग्रहण अनर्थक हो जाए, तब तो ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घोचः
ऐसा ही कहें, अथवा अचः कहने की आवश्यकता नहीं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच को ही तो होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच को ही होते हैं, वे अच मात्र के धर्म हैं। आगे वार्तिककार कहते हैं और आगे भाष्यकार कहते हैं कि तो इस अणग्रहण में संदेह है। किण इस सूत्र निसंदेह पूर्व ण से ग्रहण होता है, परले से नहीं। कैसे जाने? परले अन के अविद्यमान होने से। क समासांत परे परले अन का संभव नहीं है। यहाँ यह देखिए, गौका नौका में क परे रहते ओ रूप वाला अण मिलता है। अच्छा, तो अणग्रहण सामर्थ्य से पूर्व ण से अण लिया जाएगा, पर से नहीं। यदि पर ण से ग्रहण हो तो अणग्रहण अनर्थक हो जाए। केणः केचः के अचः ऐसा ही कह दे, अथवा अचः यह भी न कहे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच को ही तो होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत को ही तो होते हैं अच। तो अस्मिन् तर्हि अनग्रहणे संदेह अनो अप्रकृतस्यानुनासिकः इति असंदिग्धं पूर्वेन न परेण कुत एतत् पराभावात् नहि पदान्ताः परेणः सन्ति ननु चायम् अस्ति कर्तृहर्तृति एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेन न परेण यदि परेण स्यात् अनग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। अचो प्रकृतस्यानुनासिक इत्येव ब्रूयात्, अथवा तदपि न ब्रूयात्, अचेभिः प्रकृतजाः सन्ति। तो अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि इस अणग्रहण में संदेह है। अनो अप्रकृतस्यानुनासिक निस्संदेह यहाँ पूर्व ण से अन लिया जाएगा, पर बाद वाले से नहीं। कैसे जाने? बाद वाले अण निस्संदेह यहाँ पूर्व ण से अन लिया जाए। बाद वाले अण न होने से पदांत परले अण नहीं मिलते। अजी कर्तृहर्त में पदांत परला री रूप अण मिलता है। अच्छा, तो अण ग्रहण सामर्थ्य से पूर्व णकार से अण लिया जाएगा, परले से नहीं, बाद वाले से नहीं। यदि परले से ग्रहण हो तो अणग्रहण व्यर्थ हो जाए। अचो अप्रकृतस्यानुनासिकः ऐसा ही कहें, अथवा अचः यह भी न कहें। अच के ही उद्देश्य करके प्रकृति संज्ञा विधान की गई है। अब यहाँ व्याख्याकार कहते हैं कि यदि कहीं अल्लोपोपनत का अल्पा उपनत जस्या सा ऐसे विग्रह में यहाँ क परे रहते परले अण का नकार संभव है। नहोध से उपानत में हुए हकार के धकार को पूर्वत्रा सिद्धि होने से असिद्ध मानकर हकार सुनाई देगा। इस प्रकार गीस का गिरेब घीस का यहाँ गिर का रेफ भी विसर्ग के असिद्ध होने से परला अण क के परे रहते संभव है। तो इसका उत्तर है नौ मुने में नौ इस जोग विभाग में नहोध खरवसान और विसर्जनीय आदि के असिद्धत्व का निषेध हो जाएगा। तो उक्त प्रयोगों में परला अण न मिलेगा। अब अप्रकृतस्यानुनासिकः, इसमें व्याख्याकार कहते हैं कि यदि कहो वृक्षम वृक्षतीति वृक्ष वृट, यदि वृक्षम वृक्षतीति वृक्षविट तमाचष्टे वृक्षव यहाँ ऋणाविष्टवद भाव से तिलोप होकर नृयंत वृक्षवी शब्द सिद्ध हुआ।
उससे बिच परे रहते ऋणिलोप होकर वृक्षव यह रूप बनता है। इसमें परला अणकार पदांत में संभव है। तो इसका उत्तर है अनोप्रगृह्यस्य अनुनासिक में अनप्रगृह्यस्य। इस पर्जुदास से अच रूप अण को ही अनुनासिक होना माना जाएगा, हल रूप अण को नहीं, क्योंकि प्रकृष्ट संज्ञा अच के ही होती है। क्योंकि प्रकृष्ट संज्ञा अच को ही होती है। वृक्षव में वकार रूप हल अण है, अच रूप नहीं, इसलिए उसे अनुनासिक नहीं होगा। भाष्य का पदांत अणों के अभाव में तात्पर्य नहीं, किंतु अनुनासिक प्राप्ति योग्य पदांत अण नहीं मिलते, इसमें तात्पर्य है। वृक्ष वृश्च इति क्युवंत से तदाचष्टे अर्थ में णिच तथा टिलोप होकर वृक्षवी यह नाम धातु बनता है। उससे कर्ता अर्थ में यदि बिच न करके क्विप करे तो को विधिंग न स्थानिवत के वचन से निलोप होने के नीलोप टिलोप के स्थानिवद भाव का निषेध हो जाने से वृक्षव के ककार को ग्रहिज्या संप्रसारणम से संप्रसारण संज्ञा प्राप्त होता है। ग्रहिज्या संप्रसारणम से संप्रसारण प्राप्त होता है। साथ ही लोपो व्योर बलि से बकार लोप भी प्राप्त होता है। बीच करने में स्थानिवाद भाव हो जाएगा तो संप्रसारण तथा वलोप दोनों ही रुक जाते हैं। वृक्षव करोति इस संधि में हलि सर्वेषाम से वकार का लोप प्राप्त होता है। वह असग्रहण की अनुवृत्ति करके रुक जाता है। उससे अच प्रत्याहारांतर्गत हल परे रहते ही हलि सर्वेषाम से वकार का लोप होगा। करोति का ककार अस से बास्य हल है, इसलिए वृक्षव करोति में वकार का लोप नहीं होता। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं अस्मिन् तर्हि अनग्रहणे संदेह उरण रपरः असंदिग्धम पूर्वेन न परेण कुत एतत् पराभावात् न ह्युः स्थाने परेण सन्ति ननु चायम् अस्ति कर्तृर्थं हर्तृर्थम् इति। किंच स्यात् यद्यत्र रपरत्वं स्यात् द्वयोरेफयोः श्रवणं प्रसज्येत हलो यमां यमिलोपः इत्येवम् एकस्यात्र लोपो भविष्यति इति विभाषा सलोपः विभाषा श्रवणं प्रसज्येत। अयं तर्हि नित्यो लोपः रोडी इति पदान्तस्येत्येवं सः न शक्यः स्वपदान्तस्येत्येवं विज्ञातुम्। इहि लोपो न स्यात् जगृधेर्लङ् अजर्घाः पास्पर्धेः अपास्पाः इति। यह तर्हि मातॄणां पितॄणाम् इति रपरत्वं प्रसज्येत आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति नात्र रपरत्वं भवति इति। यदयं ऋत् इद्धातोः इति धातुग्रहणं करोति कथं कृत्वा ज्ञापकं धातुग्रहणे से तत्प्रयोजनम् इयमाभूत् मातॄणां पितॄणाम् इति। यदि चात्र रपरत्वं स्यात् धातुग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। रपरत्वे कृते अनन्त्यत्वादित्वं न भविष्यति। पश्यति त्वाचार्यो नात्र रपरत्वं भविष्यति इति। ततो धातुग्रहणं करोति यहापि तर्हि न प्राप्नोति चिकीर्षति जिघीर्षतीति महाभूदेवम् उपधायाश्च इत्येवं भविष्यति। यहापि तर्हि प्राप्नोति मातॄणां पितॄणाम् इत्यत्र। तस्मात् तत्र धातुग्रहणं कर्तव्यम्। एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण। यदि परेण अणग्रहणम् अनर्थकं स्यात् उरज्रपर इत्येव ब्रूयात्। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं तो इस अणग्रहण में संदेह है।
अनोप्रगस्यनुनासिक, ऐसा कहे इसमें अच यह भी न कहे, अच को ही उद्देश्य करके प्रसिसंज्ञा विधान की गई है। तो भाष्यकार कहते हैं कि अनग्रहण में संदेह है। उड़न रपड़ह निस्संदेह पूर्व नकार से अन लिया जाएगा, परले से नहीं। यह क्यों कर परले अन के न होने से री के स्थान में पहले अण मिलते ही नहीं। अजी कर्तर्थम हर्तर्थम में ऐसा रो रूप अण मिलता है, क्या हानि हो यदि यहाँ रपर हो जाए? दो रेप सुनाई देंगे नहीं। हलो यमाम यम लोप, इससे एक का लोप हो जाएगा। यह लोप विभाषा है, नित्य नहीं। अतः पक्ष में दो रेफों का श्रवण प्रसक्त होगा। तो अच्छा हलो यमाम यम लोप से लोप नहीं करेंगे, किंतु रोड़ी इस सूत्र से जो नित्य विधि है उससे लोप करेंगे। पर रोड़ी तो पदांत रेफ का लोप विधान करता है, नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। गृध धातु के यंगलुक के लंग लकार में और स्पर्ध धातु के यंगलुक के लंग में अजरघा अपासपाह ये रूप न बन सकेंगे। अच्छा, तो मातृनाम पितृनाम यहाँ रपर हो जाएगा? नहीं होगा। आचार्य की प्रवृत्ति अर्थात आचार्य की व्यवहार बतलाती है कि यहाँ रपरत्व नहीं होता। कारण कि आचार्य ऋत धातु हो, इस सूत्र से धातु ग्रहण करते हैं। कैसे ज्ञापक हुआ? धातु ग्रहण का यही प्रयोजन है कि मातृनाम पितृनाम में रपरत्व न हो। यदि यहाँ भी रपरत्व हो जाए तो धातु ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। कारण कि रपरत्व होने पर मातृ री अंत्य न रहा तो इत प्राप्ति ही न हो। आचार्य जानते हैं कि यहाँ अधातु के अवयव ऋकार को दीर्घ करते समय रपरत्व नहीं होता, अतः धातु ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भी क्री ह्री से सन प्रत्यय परे रहते ऋ को दीर्घ रपर री होने पर इतु की प्राप्ति न रहेगी। अब ऋद इत धातु से इतु न हो, उपधायाश्च इस सूत्र से इतु हो जाएगा। तो इसी सूत्र से मातृनाम पितृनाम में रपर दीर्घ होने पर भी उपधा को इतु होने लगेगा। इसीलिए ऋति धातु में धातु ग्रहण सप्रयोजन होने से करना ही होगा। यह ज्ञापक न हुआ, इसीलिए प्रकृत अणग्रहण पूर्व ण से होगा, बाद वाले ण से नहीं। यदि बाद वाले ण से तो अनग्रहण व्यर्थ हो जाए, उरच रपड़ह ऐसा ही पढ़ देते। अब अस्मिन् तर्हि अनग्रहणे संदेहः अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय इति असंदिग्धम परेण न पूर्वेण कुतेतत्। अब भाष्यकार कहते हैं, अच्छा, तो इस अनग्रहण में संदेह है तो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय निस्संदेह परले न से अन लिया जाएगा, पूर्व से नहीं। यह कैसे? कुत एतत्, यह कैसे? उस पर वार्तिककार कहते हैं, सवर्णे अण तु परेन ही उड़ित। अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय सूत्र में अन परले नकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं। उसमें उड़ित इस सूत्र में जो तपड़ किया है वह ज्ञापक। आचार्य अब भाष्यकार कहते हैं कि यद अयम उड़ित
इति ऋकारे तपर्कर्णं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः परेण पूर्वे नेति इनग्रहणेषु तर्हि संदेहः असंदिग्धं परेण पूर्वेन कुते तत्। अब भाष्यकार कहते हैं कि आचार्य जो उर्णित सूत्र री के स्थान में री का विधान करते हुए उसे तपर करते हैं, इससे ज्ञापित होता है, यह ज्ञापित करता है कि अण प्रत्याहार बाद वाले णकार से लिया जाता है, पूर्व के नकार से नहीं। तो इन ग्रहण में संदेह है, निस्संदेह इन परले णकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं। यह कैसे? अब इस पर वार्तिककार कहते हैं कि जोर अन्यत्र परेणेन स्यात्, अर्थात ई का संवर्धन जनादेश से निवृत्ति करके जहाँ इकार उकार का ग्रहण किया है, जैसे अच एष्णु धातु भ्रुवांग योह यवोह, इस सूत्र में उसे छोड़कर अन्यत्र सब स्थलों में इन प्रत्याहार बाद वाले णकार से लिया जाता है। इस पर भाष्यकार कहते हैं कि जत्रे क्षति पूर्वेन समृद्धि ग्रहणं तत्र करोति जोड़िति तच्च गुणुं भवति कथं कृत्वा ज्ञापकं तत्र विभक्ति निर्देशे समृद्धि ग्रहणे चार्ध चतस्रो मात्राः प्रत्याहार ग्रहणे पुनस्तीसरो मात्राः स्वयमेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धे सति जद्गरीयांशं जत्नमारभते तज ज्ञापयत्याचार्यः परेण न पूर्वे नेति किं पुनर्वर्णोत्सत्ताभिव्यायं णकारो द्विरनुबध्यते। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं जहाँ आचार्य चाहते हैं कि पूर्वणाकार से इन प्रत्याहार लिया जाए, वहाँ वे इनका ग्रहण न करके ई को जनादेश करके जो ऐसा निर्देश करते हैं, यह निर्देश गुरु होता है। यह ज्ञापक कैसे होता है? जनादेश करके विभक्ति सहित योह यवोह ऐसा उदाहरण करने पर 3.5 मात्राएं होती है। प्रत्याहार अर्थात विभक्ति सहित इणः उच्चारण में 3 मात्राएं होती है। आचार्य जो लघुन्यास अर्थात मात्रा त्रयात्मक से सिद्ध कार्य सिद्ध होने पर गुरुतर न्यास अर्थात 3.5 मात्रात्मक करते हैं, उससे यह जतलाते हैं कि इन प्रत्याहार परले णकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं। अब यहाँ किं पुनर्वर्णोत्सत्ताभिव्यायं णकारो द्विरनुबध्यते। अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि प्रत्याहार सूत्रों में यह ण क्यों 2 बार लगाया गया है? क्या दूसरा वर्ण लगाने से नहीं रहा था? इस पर वार्तिककार कहते हैं व्याख्यानाच द्विरुक्तितः णकार का 2 बार उच्चारण होने से परंपरा प्राप्त व्याख्यान से शब्द अण इन शक्ति का निश्चय होगा। इस पर भाष्यकार कहते हैं तज ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा व्याख्यानतो विशेष प्रत्यतिर्नहि संदेहाद लक्षणम इति अनुदित सवर्णस्य इत्येतत् परिहाराय पूर्वेन अनग्रहणम परेण इनग्रहणम इति व्याख्यासाम। अब इस पर भाष्यकार कहते हैं कि ण रूप अनुबंध 2 बार लगाने से आचार्य यह ज्ञापन करना चाहते हैं, यह बतलाना चाहते हैं कि यह परिभाषा होती है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, अर्थात संदेह होने पर व्याख्यान से एक कोटिक निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। संदेह मात्र से लक्षण अर्थात शास्त्र अलक्षण अर्थात अनुष्ठापक नहीं हो जाता। हम ऐसा व्याख्यान करेंगे कि अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय यह एक को छोड़कर प्रत्याहार पूर्व नकार से लिया जाता है और
इण परले नकार से। इस प्रकार रणसूत्र की व्याख्या समाप्त होती है। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।